गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। वेदमाता गायत्री शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। इसमें जो चैप्टर नंबर 10 है इसमें अपन ने 2 क्लासें कर ली हैं, अपने 2 पार्ट हो चुके हैं। अर्थात कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया है। कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य देखने हैं। आज का अपना टॉपिक होगा कार्बोहाइड्रेट। पहला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य। कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्यों में नंबर 1 कार्य है वो है शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 1 है शरीर को ऊष्मा व ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है? शरीर को ऊर्जा व ऊष्मा प्रदान करता है। और ग्लूकोज तो इतनी फास्ट गति से करता है कि सबसे ज़्यादा तीव्रता से ऊष्मा प्रदान करने वाला पदार्थ ग्लूकोज होता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण करना। नंबर 2 है कोशिका झिल्ली का निर्माण करना। तो ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। उस कोशिका झिल्ली का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ही होता है। ठीक है ना। नंबर 3 है पादपों के कंकाल का निर्माण करना। पादपों के कंकाल का निर्माण करना। तो पादपों के अंदर कंकाल का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप से ये 3 कार्य हैं। शरीर को ऊष्मा व ऊर्जा प्रदान करता है, और कोशिका झिल्ली का निर्माण करना है, पादपों के कंकाल का निर्माण करना है। तो आप टॉपिक डाल करके लिख लेंगे। बोर्ड पर जो लिखा हुआ है पूरा उतार लें। कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य और तीनों टॉपिक उतार लेंगे इसमें। आप रिवीजन का भी ध्यान रखना भाई। तो ये कार्बोहाइड्रेट का अपना जो पॉइंट है ये अपन ने पढ़ लिया है। आगे जो टॉपिक है अपना है वो प्रोटीन। दूसरे नंबर का जो जैव अणु था वो था प्रोटीन। ठीक है, दूसरे नंबर का जो जैव अणु था वो था प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो प्रोटीन है भाई, प्रोटीन देखो, इसको 1938 में बर्जिलियस ने नाम दिया था
प्रोटीन जो शब्द का प्रयोग किया गया था 1938 में बर्जिलिस द्वारा किया गया था। और प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के, प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटियोज प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटियोज शब्द से बना है। अब इसका जो अर्थ होता है वो होता है भाई प्राथमिक महत्व। प्राथमिक महत्व, प्राथमिक महत्व का मतलब यह आ गया कि सभी जीवों के शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए, यानी कि उनकी रक्षा के लिए, वृद्धि विकास अनुरक्षण के लिए जो पदार्थ अति आवश्यक होते हैं वो कहलाते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के बिना न तो वृद्धि होगी, न ही विकास होगा, और न ही उसकी अनुरक्षण होगा, न ही उसकी रक्षा कर पाएगा, कुछ भी शरीर का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। तो ये कहलाता है प्रोटीन। अर्थात प्रोटीन शरीर की वृद्धि, प्रोटीन शरीर की वृद्धि, विकास और अनुरक्षण के लिए अति आवश्यक होते हैं। यानी जीवन अणु भी नाम दिया गया है, जीवन के यौगिक भी नाम दिया गया है। प्रोटीन के बिना जीवन असंभव है, कहने का मतलब ये बताया गया है। प्राथमिक महत्व के पदार्थ यानी वे पदार्थ जो शरीर की वृद्धि, विकास और अनुरक्षण के लिए अति आवश्यक होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। इस शब्द से परिभाषा ये निकल करके आती है, प्रोटीन एमिनो अम्लों के उच्च अणु भार वाले जटिल जैव बहुलक भी होते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक होते हैं। जैव बहुलक होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी ये सभी जीवित कोशिकाओं में, जैव बहुलक का मतलब सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं तो जैव अणु होते हैं ये। अब इसमें प्रोटीन होता है, ये वनस्पति की तुलना में जंतुओं में ज़्यादा होता है भाई। वनस्पति की तुलना में जंतुओं में अधिक मात्रा में पाया जाता है। जंतुओं में इसकी मात्रा क्या होती है? ज़्यादा। वनस्पति की तुलना में जंतुओं में अधिक मात्रा में होता है। अब जीवधारियों का जो कुछ पार्ट्स होते हैं, मुख्य मुख्य पार्ट्स दे रखे हैं, तो जीवधारियों के जैसे बाल, ऊन इसी में आ जाती है, नाखून, बाल, नाखून, त्वचा, हीमोग्लोबिन, बाल, नाखून, त्वचा, हीमोग्लोबिन, मांसपेशियाँ, बाल, नाखून, त्वचा, हीमोग्लोबिन, मांसपेशियाँ, एंजाइम, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबॉडी और कुछ हार्मोन्स, हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित किए जाते हैं, तो वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। एंटीबॉडीज हमारे शरीर की रक्षा करता है, तो प्रोटीन हमारे शरीर के अनुरक्षण का काम भी करता है। तो बाल, त्वचा, ऊन, नाखून, हीमोग्लोबिन, मांसपेशियाँ, एंजाइम, एंटीबॉडी और हार्मोन्स में प्रोटीन पाई जाती है। अब प्रोटीन के बारे में अपन लिखेंगे। देखो, प्रोटीन के बारे में लिखना शुरू करें तो
पहले लिखेंगे प्रोटीन शब्द 1938 में बर्जिलियस द्वारा दिया गया। प्रोटीन शब्द 1938 में बर्जिलियस द्वारा दिया गया। 1938 में बर्जिलियस द्वारा दिया गया। अब नीचे लिखेंगे प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियोज, ग्रीक भाषा के प्रोटियोज लिख रखा है मैंने बोर्ड पे, प्रोटियोज, प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियोज, प्रोटियोज शब्द से बना है, शब्द से बना है जिसका अर्थ प्राथमिक महत्व, जिसका अर्थ प्राथमिक महत्व। ग्रीक भाषा के प्रोटियोज शब्द से बना है जिसका अर्थ प्राथमिक महत्व, प्राथमिक महत्व होता है। अर्थात वे पदार्थ जो शरीर की वृद्धि, विकास और अनुरक्षण के लिए, वे पदार्थ जो शरीर की वृद्धि, विकास और अनुरक्षण के लिए अति आवश्यक होते हैं, अति आवश्यक होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। प्रोटीन कहलाते हैं वे पदार्थ जो शरीर की वृद्धि, विकास और अनुरक्षण के लिए अति आवश्यक होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। नीचे की लाइन में लिखेंगे प्रोटीन एमिनो अम्लों के, प्रोटीन एमिनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले, एमिनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक होते हैं, जटिल जैव बहुलक होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जैव बहुलक होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नीचे की लाइन में लिखेंगे प्रोटीन वनस्पतियों की तुलना में, प्रोटीन वनस्पतियों की तुलना में जीव जंतुओं में अधिक, वनस्पतियों की तुलना में या वनस्पति की तुलना में जीव जंतुओं में अधिक मात्रा में पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब नीचे लाइन बदल के लिखेंगे, अधिक मात्रा में पाई जाती है, नीचे लाइन बदल के लिखेंगे जीवधारियों के बाल, जीवधारियों के बाल, नाखून, त्वचा, जीवधारियों के बाल, नाखून, त्वचा, हीमोग्लोबिन, मांसपेशियाँ, हीमोग्लोबिन, मांसपेशियाँ, एंजाइम, बाल, नाखून, त्वचा, हीमोग्लोबिन, मांसपेशियाँ, एंजाइम, एंटीबॉडी, एंजाइम, एंटीबॉडी तथा कुछ हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं। ये थी अपने पास प्रोटीन की जनरल इंट्रोडक्शन था ये। अब अपन प्रोटीन का संगठन देखेंगे।
बहुत ईजी सा चैप्टर है और आपकी बुक पूरी ईजी है। वैसे एग्रीकल्चर जो रसायन है वो पूरी ही ईजी है भाई, ध्यान रखना। अच्छे नंबर ला सकते हैं आप रेगुलर स्टडी करके और रिवीजन करके। रिवीजन साथ में ज़रूरी है। डेली आपने ऑनलाइन क्लास देखी, ऑनलाइन क्लास देखने के बाद में उसका रिवीजन करना ज़रूरी है, उसे याद करना ज़रूरी है। 2-3 बार पढ़ोगे आप ज़रूर अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा और अच्छी तरह से आप समझ करके याद करेंगे। तो प्रोटीन का संगठन देखो। प्रोटीन का संगठन के अंदर प्रोटीन किस किस पदार्थ से बनी हुई होती है। तो देखो प्रोटीन बनी हुई होती है नाइट्रोजन युक्त कार्बन से। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं कार्बनिक पदार्थ, अर्थात नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी पाया जाता है इसमें, यानी कार्बन नाइट्रोजन भी पाया जाएगा, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये तत्व पाए जाते हैं मुख्य रूप से। और फास्फोरस और आयोडीन भी पाया जाता है, फास्फोरस और आयोडीन भी पाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं कुछ धातु तत्व भी होते हैं। धातु तत्व आयरन, जिंक, आयरन, जिंक और तांबा, मैग्नीज, आयरन, जिंक, तांबा और मैग्नीज, ये भी पाए जाते हैं। तो प्रोटीन का संगठन के अंतर्गत प्रोटीन में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर तत्व पाए जाते हैं। फास्फोरस और आयोडीन भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। जटिल यौगिक होते हैं ये। और धातु अंश में पाए जाते हैं आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, ये धातुएं पाई जाती हैं। अब इनका तत्वों का जो अलग अलग है वो संगठन बदलता रहता है कि कौन से प्रकार की प्रोटीन कौन सी है। इसके बाद में देखते हैं, देखो प्रोटीन का जब जल अपघटन किया जाता है, आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन, थोड़ा सा मोटा लिख देता हूँ, दिखाई नहीं देगा आपको, दूसरे पेन से लिख देते हैं इन्हें। आंशिक जल अपघटन, इससे बनता है क्या, पेप्टाइड, इससे बनता है पेप्टाइड। पेप्टाइड। और इसका जब पूर्ण जल अपघटन किया जाता है, पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन, इससे बनता है एमिनो एसिड। इससे क्या बनेगा भाई, एमिनो अम्ल। इससे बनते हैं एमिनो अम्ल। तो प्रोटीन उच्च अणु भार वाले यानी एमिनो अम्लों से निर्मित पेप्टाइड भी होता है। तो प्रोटीन का जब आंशिक जल अपघटन होता है तो पेप्टाइड बनता है, और पूर्ण जल अपघटन होता है तो एमिनो अम्ल बनता है। पेप्टाइड क्या होता है ये भी देखेंगे अपन। तो प्रोटीन वास्तव में एमिनो अम्लों से निर्मित पॉलीपेप्टाइड होते हैं। इसके आधार पर बताते हैं कि प्रोटीन एमिनो अम्लों से निर्मित पॉलीपेप्टाइड होते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्लों से निर्मित पॉलीपेप्टाइड होते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्लों से निर्मित पॉलीपेप्टाइड होते हैं, इन्हें प्रोटीन कहा जाता है। एमिनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। एमिनो अम्ल क्या होते हैं, 20 प्रकार के, और 20 प्रकार के एमिनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं।
तो प्रोटीन का संगठन यानी नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये, और जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर पाया जाता है। फास्फोरस और आयोडीन भी पाई जाती है। धातु में देखते हैं तो आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज पाई जाती है। अब प्रोटीन का जब जल अपघटन होता है तो आंशिक जल अपघटन कराएंगे तो पेप्टाइड बनेगा, पूर्ण जल अपघटन कराएंगे तो एमिनो अम्ल बनेगा। इसके आधार पर बता सकते हैं कि प्रोटीन एमिनो अम्लों से निर्मित पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जिनका अणुभार 10,000 से अधिक होता है। 10,000 माइक्रोन से अधिक होता है जिनका अणुभार, और एमिनो अम्ल 20 होते हैं जो मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रोटीन के संगठन में लिखेंगे अब आप प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। जिनमें नाइट्रोजन के अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन के अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर तत्व उपस्थित होते हैं। नीचे लिखेंगे कुछ प्रोटीन्स में फास्फोरस व आयोडीन तथा कुछ धातु तत्व जैसे लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, कुछ धातु तत्व जैसे लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज भी पाए जाते हैं। अब नीचे की लाइन में लिखेंगे प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन कराने पर पेप्टाइड बनता है। जबकि पूर्ण जल अपघटन कराने पर या पूर्ण जल अपघटन होने पर एमिनो अम्ल बनते हैं। पूर्ण जल अपघटन होने पर एमिनो अम्ल बनते हैं। इसके नीचे आप ये समीकरण उतारेंगे। अब इसके नीचे लाइन लिखेंगे प्रोटीन वास्तव में एमिनो अम्लों से निर्मित पॉलीपेप्टाइड होते हैं। प्रोटीन वास्तव में एमिनो अम्लों से निर्मित पॉलीपेप्टाइड होते हैं। नीचे लिखना सभी प्रोटीन 20 एमिनो अम्लों से बने होते हैं।
सभी प्रोटीन 20 एमिनो अम्लों से बने होते हैं। अब एमिनो अम्ल प्रोटीन की इकाई आ गई एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। एमिनो अम्ल को देखते हैं कि भाई एमिनो अम्ल में क्या क्या होते हैं, 20 कौन कौन से एमिनो अम्ल होते हैं, आवश्यक कौन से होते हैं। एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल होता है, देखो एमिनो अम्ल में अम्ल है एक तो, एक एमिनो समूह है। एक तो कौन सा समूह है भाई, एमिनो। एमिनो का मतलब NH2 समूह। और एक अम्ल है कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो समूह है कार्बोक्सिलिक समूह है। तो कार्बोक्सिलिक का मतलब COOH। अर्थात एमिनो अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें या जिनके अणु में, जिनमें एमिनो समूह है, एमिनो कोष्टक में NH2 तथा कार्बोक्सिलिक COOH समूह दोनों पाए जाते हैं। दोनों पाए जाते हैं एमिनो अम्ल कहलाता है। जिसमें एमिनो समूह भी होगा और COOH समूह भी होगा, वो कहलाता है एमिनो अम्ल। जैसे एग्जाम्पल NH2 CH2 COOH, ये एक एमिनो अम्ल है। इसमें देखो COOH भी है और NH2 समूह भी है, दोनों हैं, तो ये एमिनो एसिड हो गया। यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें NH2 समूह और COOH समूह एक ही अणु में होते हैं। एक सिरे पर NH2 समूह जुड़ा हुआ होता है, दूसरे सिरे पर COOH समूह जुड़ा होता है, वो एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो एमिनो अम्ल की परिभाषा लिखेंगे अब आप, एमिनो अम्ल टॉपिक डाल करके, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमिनो कोष्टक में NH2 लिख लेना भाई, एमिनो कोष्टक में NH2 तथा कार्बोक्सिलिक कोष्टक में COOH लिख लेना, कार्बोक्सिलिक, दोनों समूह पाए जाते हैं, दोनों समूह पाए जाते हैं एमिनो अम्ल कहलाते हैं। दोनों समूह पाए जाते हैं एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अब देखते हैं एमिनो अम्ल का नामकरण। एमिनो अम्ल का नामकरण, एमिनो अम्ल के नामकरण में क्या होता है भाई,
एमिनो अम्ल का जो नामकरण लिखा जाता है वो रूढ़ नाम या सामान्य नाम। अब ये इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, कहाँ से लिखते हैं ये? एमिनो अम्ल के गुण या प्राप्ति स्रोत के आधार पर लिखते हैं। रूढ़ नाम, सामान्य नाम, गुण या प्राप्ति स्रोत के आधार पर लिखा जाता है। अब जैसे अभी मैंने लिखा था एग्जाम्पल ये COOH, इसका जो नाम है वो है 2-एमिनो एथेनोइक अम्ल। ये इसका UPSC नाम है भाई, लेकिन इसको सामान्य नाम ग्लाइसिन दिया गया है। इसका अर्थात इस एमिनो अम्ल का नाम ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन क्यों रखा गया है? क्योंकि ये स्वाद में मीठा होता है, इसलिए इसका नाम ग्लाइसिन रखा गया है। तो गुण के आधार पर इसका नाम या प्राप्ति स्रोत के आधार पर इनका नाम लिखा जाता है। अब एमिनो अम्लों का नाम लिखते हैं तो 3 अक्षरों में लिखा जाता है, यानी नाम 3 अक्षरों में, और 3 अक्षरों में या फिर एक अक्षर संकेत में लिखा जाता है। एक अक्षर का संकेत भी दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जैसे एमिनो अम्ल एक है, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं। एमिनो अम्ल जैसे ग्लाइसिन नाम होगा इसका संक्षिप्त नाम, है ना, GLY कोष्टक में G, ग्लाइसिन, GLY कोष्टक में ग्लाइसिन। दूसरा है एलेनिन, ALA कोष्टक में आ जाएगा एलेनिन। तो पहले आप नामकरण में 2-1 पॉइंट लिख लें, बाद में इनके सबको उतरवा देते हैं। एमिनो अम्लों लिखना आप, एमिनो अम्लों के रूढ़ नाम या सामान्य नाम, एमिनो अम्लों के रूढ़ नाम या सामान्य नाम, रूढ़ नाम या सामान्य नाम, उनके गुण या प्राप्ति स्रोत, गुण या प्राप्ति स्रोत के आधार पर लिखे जाते हैं। गुण या प्राप्ति स्रोत के आधार पर लिखे जाते हैं। जैसे NH2CH2COOH, NH2CH2COOH को 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल के स्थान पर ग्लाइसिन कहते हैं, क्योंकि 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल के स्थान पर ग्लाइसिन कहते हैं क्योंकि यह मीठा होता है, और नीचे लिखेंगे अब इनके नाम, लाइन बदल करके, इनके नाम 3 अक्षरों के संकेत के रूप में लिखे जाते हैं। 3 अक्षरों के संकेत के रूप में लिखे जाते हैं। ग्लाइसिन है, GLY ये होता है, एलेनिन ALA ये आ जाएगा, सीरीन SER 3 अक्षर आ गए, और S एक अक्षर से भी निरूपित करते हैं, लेकिन ज़्यादातर 3 ही अक्षरों से निरूपित किया जाता है। थ्रियोनिन THR
और इसका आ जाएगा टी। पाँच नंबर है वेलिन, VAL कोष्टक में V। 6 नंबर पर आता है ल्यूसीन, LEU। 7 नंबर पर आता है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ILE। तो ये आ जाएगा ILE, तो आइसोल्यूसिन का। अब आता है एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, और इसमें आ जाता है ASP, और इसको D से निरूपित करते हैं। ग्लूटेमिक अम्ल 9 नंबर पे, ग्लूटेमिक अम्ल GLU और E से निरूपित करते हैं। अब आता है 10 नंबर ग्लूटेमीन, ग्लूटेमीन GLN और क्यों से निरूपित करते हैं। 11 नंबर पर आता है एस्पेरजिन, ASP, और इसमें आता है N आएगा ASN। 12 नंबर पे ऑर्जिनिन, ARG, ये आ जाएगा इसका ऑर्जिनिन का, R आएगा, तो R। 13 नंबर पे लाइसिन, LYS किया जाता है लाइसिन के अंदर। लाइसिन, स्टिडीन 14 नंबर पे स्टिडीन, सिस्टीन CYSC। मिथियोनिन 15 नंबर पर मिथियोनिन, MET और कैपिटल M आ जाएगा। 16 नंबर पर फेनिल एलेनिन, PHE, तो F आएगा इसमें। 17 नंबर में टायरोसिन, TYR, तो इसमें आएगा Y। 18 ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। स्टिडीन,
HIS और H। लास्ट का एमिनो अम्ल है प्रोलीन। प्रोलीन तो PRO और P। इस प्रकार इनके नामों को 3 अक्षरों के संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। अब ये इनको सबको उतारेंगे। अब आप एक बार सबको उतार लें। थोड़ी सी कोल ले लें यार, 1 पॉइंट। अब आगे पहुंच करके उतार लेंगे आप इन्हें। अगला पॉइंट है आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक या अनिवार्य एमिनो अम्ल। आवश्यक या अनिवार्य एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्लों की कुल मिलाकर एमिनो अम्ल 20 होते हैं। एमिनो अम्ल कितने होते हैं? 20। अब इनमें आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या 10 होती है और इस आवश्यक एमिनो अम्ल के अंतर्गत 10 एमिनो अम्ल आते हैं। अब आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से एमिनो अम्लों को कहा जाता है? तो आवश्यक एमिनो अम्ल के अंतर्गत यानी वे एमिनो अम्ल जो शरीर की वृद्धि, विकास और अनुरक्षण के लिए अति आवश्यक होते हैं। शरीर की वृद्धि, विकास और अनुरक्षण या मरम्मत के लिए अति आवश्यक होते हैं। वे एमिनो अम्ल जो शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए अति आवश्यक होते हैं तथा जिनका निर्माण या संश्लेषण मानव शरीर में नहीं होता है। जिनका निर्माण या संश्लेषण मानव शरीर में नहीं होता है वे एमिनो अम्ल आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अर्थात ये जो एमिनो अम्ल हैं ये बाहर से दिए जाते हैं, बाहर से दिए जाते हैं। इन एमिनो अम्लों की कमी से, इन एमिनो अम्लों की कमी से आवश्यक हैं, इसका मतलब नहीं मिलेंगे तो रोग उत्पन्न होगा। कमी से रोग या बीमारी उत्पन्न हो जाती है, बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अब ये इसको बीमारी को सही करना है तो ये एमिनो अम्ल देंगे तो बीमारी सही हो जाएगी। अब आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं जैसे दूध में एक केसिन प्रोटीन पाई जाती है, दुग्ध प्रोटीन केसिन, इसमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल प्रेजेंट होते हैं। सभी आवश्यक एमिनो अम्ल
प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हमें हमारे जो संतुलित आहार होता है उसमें दूध मुख्य भाग होता है, क्योंकि दूध में सभी आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं और आवश्यक एमिनो एसिड होंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होगा। तो अब एमिनो अम्ल याद करने, आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या 10 होती है। इन्हें याद रखने की एक ट्रिक से टीवी मिल पाथ 10 अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 4 10। तो देखो इसमें टी बराबर होता है ट्रिप्टोफैन, टी बराबर ट्रिप्टोफैन, सॉरी इधर लिख देते हैं, टी बराबर ट्रिप्टोफैन। फिर बी बराबर वेलिन, टी बराबर ट्रिप्टोफैन, बी बराबर वेलिन। एम बराबर मिथियोनिन, और आई बराबर आइसोल्यूसिन, एल बराबर ल्यूसिन, और दूसरा एल है वो निरूपित करेगा लाइसिन को। पी बराबर ल्यूसिन और पी बराबर होगा फेनिलएलेनिन, ए बराबर ऑर्जिनिन, और टी बराबर होता है थ्रियोनिन। और फिर आता है एच बराबर होता है स्टीडीन। तो अब आप लिखेंगे इसके बारे में, आवश्यक अमीनो अम्ल, वे अमीनो अम्ल जो मानव शरीर की वृद्धि विकास और मरम्मत के लिए अति आवश्यक होते हैं, वृद्धि विकास और मरम्मत के लिए अति आवश्यक होते हैं, तथा जिनका संश्लेषण मानव शरीर में नहीं होता है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इसके नीचे लाइन लिखेंगे, अतः इन अमीनो अम्लों को बाहर से दिया जाता है। नीचे लिखेंगे, इन अमीनो अम्लों की कमी से रोग या बीमारी उत्पन्न हो जाती है। नीचे लिखेंगे, दुग्ध प्रोटीन कोष्टक में केशिन लिखना, दुग्ध प्रोटीन कोष्टक में केशिन में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। नीचे की लाइन में लिखेंगे, आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या 10 होती है, जैसे टीवी मिल पाथ, ये लाइन लिखेंगे, टीवी मिल
पाथ। और इसके बाद में इन 10 के नाम उतार देंगे आप ऐसे कैसे। टी बराबर ट्रिप्टोफेन है, बी बराबर वेलिन है, एम बराबर मिथियोनिन है, आई बराबर आइसोल्यूसिन, एल बराबर ल्यूसिन और दूसरा एल है लाइसिन, पी बराबर फेनिलैलेनिन, ए बराबर ऑर्जिनिन, टी बराबर थ्रियोनिन और एच बराबर हिस्टिडीन। इस प्रकार ये आवश्यक एमिनो अम्ल का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उतार लेंगे आप इसे और अब आगे की क्लास में अपन पेप्टाइड के बंध के बारे में, एंजाइम के बारे में, इनके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।